नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स की एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। और ये मैं तब से अपनी लाइफ में फॉलो कर रहा हूँ जब मैं अब्राहम हिक्स को नहीं जानता था, ना ही मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानता था। और इससे आप ये भी समझ पाओगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे आपको बस समझने की ज़रूरत है। आप उसे फॉलो करो या ना करो, वो एक बात की बात आती है। और इससे ये भी पता चलेगा कि अब्राहम पर्सनली किन लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद करती है, यानी किस टाइप के पर्सनैलिटी के लोगों को पसंद करती है। और मैं ये आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और मेरे पर्सनल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बात आखिर है क्या। तो ये बात ये है कि आपको अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन को खुद ही लेना चाहिए, चाहे वो आपको उस वक्त कितने ही गलत क्यों ना लग रहे हो, या आप टोटली पूरी तरह से कंफ्यूजन में ही क्यों ना हो। भले ही आप किसी की राय लेते हो, लेकिन फैसला आपको हमेशा अपना खुद का करना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे बीइंग हो, यानी एक ऐसे इंसान हो जिसका इस धरती पर जन्म हुआ है। तो आपको हर वो चीज़ दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, हर वो फ्रीडम दी गई है कि जिससे आप अपनी लाइफ को खुद चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसी लाइफ जीनी है, कैसे लोगों के साथ रहना है, किनके साथ शादी करनी है, या कौन सी जॉब करनी है, कौन सा बिजनेस करना है। हर चीज़ की डिसीजन आपको अपनी लाइफ में खुद लेनी चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन से अपने लाइफ में सबसे बड़े-बड़े डिसीजंस लिए हैं, जो कि दुनिया को लगा था कि ये गलत है मेरे लिए। पर क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान रहा हूँ, तो मैं अपने डिसीजंस हमेशा खुद ही लेना पसंद करता हूँ। और बचपन से ही मैं अपनी फ्रीडम में रहना पसंद करता हूँ। तो मैं आपको स्कूल की बात बताता हूँ, ये मेरे स्कूल से शुरुआत होती है। जब मैं स्कूल में था 9th क्लास में, तो मेरी लाइफ में एक ऐसा फ़ेज़ आ चुका था 9th क्लास में, जब मुझे लग रहा था कि इससे आगे मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया था। क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1, इस तरह से जब मैं क्लास में बढ़ता गया, तो 5 क्लास तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। और उसके बाद जब 6th क्लास में आया, तो 6th क्लास से हमारा स्कूल 2 तरह में डिवाइड हो जाता था। यानी बच्चों का स्कूल प्राइमरी वालों का सुबह रहता था 11:30 तक, और उसके बाद हमारा शुरू होता था 11:30 से 5 बजे तक। तो उस समय हमारे स्कूल में प्राइमरी में तो हम सीनियर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद हमारे सीनियर्स होने लगे 10th क्लास वाले लोग। तो हमारे स्कूल में भी काफ़ी झगड़े-वगड़े होते थे, तो हम उन्हीं को देखते थे, और हम जो देखते हैं वो चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है और वही हमारी हैबिट्स भी बन जाती है। तो मेरा भी उस तरह का हैबिट्स बन गई थी, मैं भी बहुत गुस्से वाला हो गया था, लड़ने-झगड़ने वाला इंसान बन गया था। पढ़ाई-लिखाई पे एकदम ज़ीरो फ़ोकस हो गया था मेरा, और मैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा वीक हुआ करता था। और एक गाना है, मैं आपको बताता हूँ और मैथ्स को कैसे मैंने वीक किया। ये एक फ़नी सी स्टोरी भी लगेगी आपको, लेकिन इससे आपको सीखने में बहुत कुछ मिलेगा। तो एक गाना है, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हँसो और हँसाया करो। तो इस गाने का मैंने एक कॉमेडी शो में कहीं सुना था। तो इस गाने को वो कोई कॉमेडियन इस तरह से गा रहे थे, कभी 0 कभी 1 कभी उससे भी कम, कभी ऐसे नंबर लाया करो। तो जैसा आपको पता है, मुझे शोज़ और मूवीज़-वूवीज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये चीज़ मेरे माइंड में हमेशा बैठी रहती थी। तो मैं हमेशा ये चीज़ गाता रहता था। और जो मेरे 6th क्लास में क्लास टीचर हुआ करते थे, वो मैथ्स के टीचर थे, और वो मुझे बहुत पनिशमेंट देते थे, तो उनकी क्लास में हमेशा ही मुझे पनिशमेंट मिलती थी। और तो मैं उन्हीं की क्लास में सबसे ज़्यादा ये गाना गाता था कि कभी 0 कभी 1 कभी उससे भी कम, ऐसे नंबर लाया करो। तो मैंने लिटरली इस गाने को इतनी बार गाया है, तो अगर मेरे रिज़ल्ट्स मैं आपको दिखाऊँ, जो कि मैं नहीं दिखाना चाहूँगा, तो उसमें मेरे बहुत बार 0 नंबर आए हैं। मतलब 100 में भी 0 आए हैं, 80 में भी 0 आए हैं, कभी 80 में 4 आए हैं, कभी 8 आए हैं, 100 में, इस तरह के टोटल्स होते थे मेरे। तो इसके बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया कि इस तरह से अगर मैं करता रहा, तो ना तो मैं 10th पास कर पाऊँगा, ना ही मेरा आगे कुछ फ्यूचर होगा। और जो वो क्लास टीचर थे, उनकी क्लास में मैं नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वो 10th क्लास में भी क्लास टीचर बनने वाले थे। और मुझे जब ये बात पता चली कि वो 10th क्लास में भी मेरे क्लास टीचर रहेंगे, तो मैंने इस बात का डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस पनिशमेंट वाली चीज़ में और नहीं रहना चाहता, मुझे अपनी मतलब पढ़ाई को सुधारना है। तो उस वक़्त मैंने अपनी लाइफ़ का बहुत बड़ा डिसीज़न लिया कि मैं जानबूझकर अपनी क्लास में फ़ेल होऊँगा 9th क्लास में। तो अगर मैं आपको कहूँ, तो मैं इंग्लिश में, हिंदी में और कंप्यूटर में बहुत अच्छा था। तो इसमें मुझे पता था कि मैं इन तीनों में आराम से पास हो जाऊँगा। और इतना पता था कि मैथ्स में मैं आराम से फ़ेल हो जाऊँगा, क्योंकि 0 का भी 1 वाली चीज़ काम कर रही है मेरे लिए। और उसके बाद साइंस में भी फ़ेल हो ही जाऊँगा, और सोशल स्टडीज़ में कोशिश करूँगा कि फ़ेल हो जाऊँ। अगर 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाऊँगा तो फ़ेल हो जाऊँगा। तो मैंने ये डिसीज़न इसीलिए लिया था कि ताकि मैं 9th क्लास को फ़ेल करूँ और वापस से 9th क्लास को अच्छे से पढ़ाई करूँ। क्योंकि 9th और 10th ऐसी क्लास होती है जो कॉम्बिनेशन में होती है, कि अगर आप 9th क्लास की स्टडीज़ को अच्छे से नहीं समझते हो, तो 10th क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है समझनी।
तो ये डिसीजन बाकी लोगों के लिए बहुत गलत था, लेकिन मैं अपने अंदर से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ़ चेंज करने के लिए अपने आप को फ़ेल कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 1 साल फ़ेल भी कर जाते हो अपनी लाइफ़ में, तो वो चीज़ आपकी लाइफ़ में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती कि अगर आप मैं उस जगह में से अगर पास हो जाता और पास होकर उसी तरह का रवैया हमेशा रखता, उसी तरह का एटीट्यूड हमेशा रखता, तो आज मैं आपके सामने ये बात बोल भी नहीं रहा होता। तो उस वक़्त जब मैं अपने दोस्तों को कहता था कि मैं जानबूझकर फ़ेल होऊँगा, तो वो उस मज़ाक में सोचते थे। लेकिन जब मैं हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुमने गलत किया। तुम मेरे दोस्त होकर मुझे चाहते थे कि मैं पास हो जाऊँ, लेकिन मैं फिर भी पास नहीं हुआ जानबूझकर। और मैं जब फ़ेल हुआ उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश था और वो ये बात है 2012 की शायद। उस वक़्त मैं 9th क्लास में फ़ेल हुआ था और उस वक़्त हाउसफुल रिलीज़ हुई थी, हाउसफुल 2। तो उस वक़्त मेरा बर्थडे भी था 15th अप्रैल को। तो उस वक़्त मैं फ़ेल होने के बाद, फ़ेल होने की खुशी में हाउसफुल 2 देखने गया था। तो अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि मैं किस लेवल का स्टूडेंट रहा होऊँगा, कौन से लेवल का बदमाश रहा होऊँगा स्कूल में। पर ये डिसीज़न मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। इवन बहुत लोगों को ये लगा कि ये गलत था, लेकिन फिर भी मैंने इसे सही साबित करके दिखाया। और जब मैं नई क्लास में गया फ़ेल होकर, नई वाली 9th क्लास में, तो वहाँ जो क्लास टीचर थी मेरी, उनका नाम था स्मृति मैम। तो वो मैं अगर मैं कहूँ तो उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उनके जैसी टीचर मेरी लाइफ़ में आई। क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ़ में टीचर बनकर नहीं आती, तो ना ही मेरी पढ़ाई अच्छी हो पाती, ना ही मैं आज आपके सामने बोल रहा होता। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसके पीछे मेरी इन टीचर का कितना बड़ा हाथ है, इस वीडियो से आप समझ पाओगे। तो जब मैं 9th क्लास में नया-नया गया, तो 2 ही लोग मेरी क्लास से फ़ेल हुए थे। एक मैं था जो कि जानबूझकर हुआ था और एक मेरा पुरानी क्लास वाला दोस्त था। तो उस क्लास में जो भी टीचर आते थे, हमें ताना मार के चल जाते थे। लेकिन वो टीचर हमेशा कभी भी हमें ताना नहीं मारती थी। वो हमेशा हमें कहती थी कि आप लोग फर्स्ट बेंच में आकर बैठो, लास्ट बेंच में क्यों बैठे हो? और उसके बाद वो मैथ्स पढ़ाती थी और फिज़िक्स पढ़ाती थी। तो उनका फ़ोकस हमेशा रहता था कि हम दोनों पर, जो लोग फ़ेल होकर आए हैं, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए और उनके कन्फ्यूज़न को जल्दी क्लियर किया जाए। और क्योंकि मैं जानबूझकर फ़ेल हुआ था और मैं इतना भी बुरा स्टूडेंट नहीं था कि मैं कोई चीज़ को समझ ही ना पाऊँ, तो टीचर जब मुझे समझाती थी, तो मैं ईज़िली उस चीज़ को समझ जाता था। और जैसे उन टीचर ने मुझे मैथ्स समझाना शुरू किया, तो मुझे मैथ्स भी काफ़ी ईज़ी लगने लगा और क्योंकि मैं पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आ चुका था और इस चीज़ का डिसीज़न ले चुका था कि मुझे अब अपनी लाइफ़ को सुधारना है और मेरी पढ़ाई को भी सुधारना है। तो जैसे-जैसे टीचर समझाती जाती थी, मुझे समझ में आने लगता था और जो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती थी, वो मैं उनसे दोबारा पूछ लेता था और वो मुझे बता भी देती थी। और जो मेरे पुराने सर थे, उनसे पूछो तो पहले 4 बात सुनाते थे, उसके बाद बताते थे। क्योंकि मैंने अपने आस-पास उस तरह का रेज़िस्टेंस क्रिएट करके रखा था उस वक़्त। उस वक़्त तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं सर? लेकिन अब मुझे वो चीज़ समझ में भी आती है और वो बातों को सोचकर हँसी भी आती है। पर उस रेज़िस्टेंस को छोड़कर मैं वापस से अलाइनमेंट में आने लगा था और समझने लगा था टीचर की बातों को। और टीचर, जब हमारा स्कूल लगता था 11:30 बजे, तो टीचर कभी-कभी हमें 10:30 बजे भी बुला लेती थी और कहती थी कि ये चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई है, इस चीज़ को अभी प्रैक्टिस करो। और हम भी कभी-कभी रिसेस के टाइम में, यानी जब टिफ़िन का टाइम होता था, तब भी हम अपनी कॉपीज़ लेकर मैम के पास पहुँच जाते थे कि मैम, ये वाला सही बना है या गलत बना है। तो जब भी उनके पास जाओ, वो हमेशा मेरी हेल्प करती थी। और वहाँ उनकी क्लास में रहकर मेरी पढ़ाई तो अच्छी हुई ही और साथ ही मैं बहुत ज़्यादा काम पर्सन होने लगा, यानी बहुत ज़्यादा शांत होने लगा पहले से। पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, हर किसी से मेरा झगड़ा होता था, तो वो चीज़ें शांत होने लगी। अब ऐसा होने लगा था कि हर किसी के साथ मेरी दोस्ती होती थी और पढ़ाई सुधरने लगी थी। जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है कि आप अपने लाइफ़ के एक एस्पेक्ट पर भी अगर फ़ोकस करो, तो वो आपके लाइफ़ के बाकी एस्पेक्ट्स को भी सुधार देगी। और मैंने बस अपने मैथ्स पर फ़ोकस किया और उन टीचर की बातों पर फ़ोकस किया। यानी अगर मैं कहूँ तो स्मृति मैम ने मुझे टीचर की तरह नहीं, एक माँ की तरह मुझे ट्रीट किया। यानी जैसे अपनी माँ अपने बच्चों को ट्रीट करती है, उस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया। और साथ ही साथ मेरा मैथ्स तो अच्छा हुआ ही और साथ ही साथ मेरे एंगर इश्यूज़ भी ख़त्म हो गए और मुझे स्कूल का हाउस का कैप्टन बनाया गया। मैं उस वक़्त येलो हाउस में हुआ करता था, तो येलो हाउस का मुझे कैप्टन बनाया गया। इससे पहले कभी मुझे किसी ने मॉनिटर तक नहीं बनाया था क्लास का। और उसके बाद स्कूल में मैंने पहली बार कोई ड्रामा में पार्ट लिया था और उसमें सबसे पहले मुझे ही स्टेज पर जाना था एक्टिंग करने के लिए। और इससे पहले मैं कभी खड़े होकर स्टेज पर कुछ बोला भी नहीं था और उसके बाद मेरी शुरुआत हुई थी सीधा एक्टिंग करने से। और जब हमारे फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स हुए, तो मेरे मैथ्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आए थे और उस वक़्त हमारा स्कोर इस तरह का होता था कि मैथ्स एग्ज़ाम ह हमारे जो होते थे, वो 80 मार्क्स के होते थे और यूनिट टेस्ट होता था 20 मार्क्स का। तो यूनिट टेस्ट का तो मुझे नहीं याद, लेकिन इतना याद है कि 80 में मुझे शायद 69 मार्क्स मिले थे फर्स्ट टर्म में। तो आप सोचो, जहाँ मुझे मैथ्स में 100 में 0 आते थे, 100 में 8 आते थे, 4 आते थे, वो सीधा 80 में 69 आ गए। और फिर उन मैम के गले में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने 9th क्लास में क्लास को छोड़ दिया था। लेकिन क्योंकि हमें पता था वो 9th और 10th हमारी ही क्लास टीचर रहेंगी, तो वो प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने स्कूल तो छोड़ दिया था, लेकिन क्लास टीचर वही थी। क्योंकि जैसा मैंने बताया था, 9 और 10th में सेम क्लास टीचर रहते हैं आपके।
तो उनकी जगह उनका सब्जेक्ट कोई और टीचर पढ़ाने लगे और मेरे साथ ही साथ मेरे दूसरे सब्जेक्ट भी शुरू होने लगे, अच्छे होने लगे। तो जैसे जिसमें एक बार और की बात है 9th में फ़ेल होने के बाद ही संस्कृत में मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आए थे और मुझे मेरी टीचर ने बहुत सुनाया था। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ तो मेरे संस्कृत में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए थे। फिर उसी टीचर ने मुझे एप्रिशिएट भी किया और हर टीचर मुझसे ये कहता था कि तुम्हारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है, हमेशा अपनी प्रोग्रेस को ऐसा ही रखना। और मेरे माइंड में हमेशा ग्रैटिट्यूड रहता था मेरी क्लास टीचर स्मृति मैम के लिए और जब वो चली गई थी स्कूल छोड़कर तो दूसरे टीचर्स भी आते थे। तो मेरा फ़ोकस इस चीज़ पर रहता था कि मुझे अपना मैट्रिक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा लाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास टीचर जब मेरा रिज़ल्ट देखे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील हो। तो जब मैंने अपनी 10th क्लास पास की तो उस वक़्त मेरे 75% के करीब मार्क्स आए थे, जिसमें मेरे मैथ्स में 84 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। अब हो सकता है आप में से जो देख रहे हैं उन्हें लगता हो कि 75% मार्क्स उतने भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं 33 भी बहुत मुश्किल से ला पाता था और मैथ्स में तो सीधा 0 ही आते थे। 0 कभी 1 कभी उससे भी कम इस तरह के नंबर आते थे। लेकिन जब मैंने अपने ऊपर फ़ोकस करना शुरू किया और लाइफ़ में मेरी हर एक सब्जेक्ट अच्छे होने लगे, हर सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स अच्छे आए, 70 से सब में अबव ही थे, लेकिन मैथ्स में सबसे ज़्यादा थे 84। तो उसके बाद से तो मैं आज तक अपनी मैम से उनसे मिला नहीं हूँ और उन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया था। पर मुझे इतना तो पता है कि उन्होंने मेरा रिज़ल्ट देखा ही होगा और उन्होंने देखा होगा तो उनको प्राउड भी बहुत फ़ील हुआ होगा। और उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा विज़नरी इंसान हो चुका था। मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेरे लाइफ़ में गोल्स बहुत बड़े-बड़े थे। मैं बहुत कुछ अचीव करना चाहता था मेरी लाइफ़ में। फिर बारी आती हमारी 11th और 12th की, जब मुझे कॉलेज चूज़ करना था। तो मुझे ऐसा कॉलेज चाहिए था जिसमें रेगुलर पढ़ाई होती हो, यानी रोज़ जाना पड़ता हो, यूनिफ़ॉर्म हो। तो उस समय मैंने चूज़ किया था एक कॉलेज हमारे इधर का, केम्पियम इंटर कॉलेज। तो वहाँ पर मैं गया और जब 11th के फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे, यानी जमशेदपुर के जितने भी कॉलेजेस हैं सबके 11th के फाइनल होने वाले थे। तो उस वक़्त हमारे कॉलेज के पेपर्स नहीं आए। हमारे कॉलेज की किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कहा कि आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं इस चीज़ के लिए। यानी अगर मैं कहूँ तो हमारे टीचर्स ने हमें यही कहा था कि हमारे कॉलेज की अभी मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज को उन पेपर्स को देने का मौका नहीं मिलेगा, यानी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा। तो जब 11th के सभी स्टूडेंट्स दे रहे थे एग्ज़ाम्स और हमें नहीं देने मिल रहा था एग्ज़ाम्स, तो हमारा वो सेकंड टर्म एग्ज़ाम लेने लगे थे। तो मुझे उस वक़्त इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि मैं क्लास में ही पेपर छोड़कर और उसी वक़्त जाकर मैंने नीचे से ऑफ़िस गया और वहाँ से टीसी को अप्लाई किया और उसी दिन टीसी देकर कॉलेज छोड़ दिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा या दूसरे कॉलेज में मेरा एडमिशन होगा भी या नहीं होगा। मैंने सोचा कि अब यहाँ से मुझे निकलना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मैं बॉक्सिंग सीखता था, तो मुझे बॉक्सिंग सीख के जाना था आर्मी में और कॉलेज के टाइमिंग्स इस तरह के हो गए थे कि मुझे बॉक्सिंग को छोड़ना पड़ा। यानी मेरा क्लब छूट गया था जहाँ पर मैं सीखने जाता था, लेकिन खुद से मैं प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख रहा था, क्योंकि 12th भी पास करनी ज़रूरी थी। 12th पास करने के बाद फिर मैंने सोचा था कि अपना टाइम इस हिसाब से देख लूँगा या इस क्लब में नहीं सीख पाऊँगा तो कोई दूसरा क्लब ले लूँगा, उस जगह में मैं जाकर सीखूँगा बॉक्सिंग। और जब मुझे पता चला कि मेरा टैटू की वज़ह से आर्मी में नहीं होगा, तो मेरा आर्मी का सपना टूट गया और उसके बाद मैंने बॉक्सिंग को भी दोबारा नहीं किया कभी। क्योंकि बॉक्सिंग में मोस्टली होता है कि नाक टूटने का डर होता है, तो जिससे आपका चेहरा खराब हो सकता है। अब जब मुझे आर्मी में जाना था तब मुझे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि मेरा चेहरा टूटे या कुछ भी टूटे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर मैं नॉर्मली एक इंसान हूँ और मुझे आर्मी में भी जाना ना मिले और फ़ोकट में अपनी नाक भी तुड़वा लूँ, तो इसमें तो मेरा ही लॉस है। तो इसीलिए मैंने फिर बॉक्सिंग को क्विट कर दिया था और उसके बाद मैंने अपना दूसरा कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया और वहाँ से फिर मैंने 12th पास की और 12th पास करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज से करने का सोचा और 2014 में मैंने मैट्रिक दी थी और उसके बाद मेरा 11th क्लास हुई केम्पियम कॉलेज में, 12th क्लास हुई मेरी कोऑपरेटिव कॉलेज में और उसके बाद जब वो चीज़ ख़त्म हुई, तो 2016 के एंड में नवंबर 28 तारीख को मेरी बड़ी बहन की डेथ हुई। ये बात इससे पहले मैंने कभी भी शेयर नहीं किया है आप सभी से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस लगता था इस बात को आप सभी को बताने के लिए और मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता था इसे बताने के लिए। तो मेरी बड़ी बहन एक और थी, सबसे बड़ी थी हमसे, उनकी डेथ हुई और उसके बाद मेरा पढ़ाई से फ़ोकस टोटली उठ गया और मेरा माइंड डिप्रेशन की तरफ शिफ्ट होने लगा था और क्योंकि मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा गोल्स थे। आर्मी का सपना तो टूट चुका था, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा था कि मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में अचीव करना चाहता हूँ और इन चीज़ों मेरी बहन की डेथ के बाद मेरा माइंड इस तरह से होने लगा था कि मैं समझने लगा था कि अब मैं डिप्रेशन में चला जाऊँगा, अगर मैंने अभी खुद को नहीं सँभाला तो। क्योंकि जो जा चुका उन्हें तो मैं किसी भी तरह से वापस नहीं ला सकता। और स्मृति मैम मेरी स्कूल की क्लास टीचर ने जो मेहनत मेरे लिए की थी, जिस तरह से मुझे पढ़ाया था, उनकी पढ़ाई हुई चीज़ को मैं ज़ाया नहीं जाने देना चाहता था। यानी उनकी मेहनत को ख़राब नहीं जाने देना चाहता था।
तो उस वक़्त मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं बस द कपिल शर्मा शो देखता था। बस इसलिए देखता था कि मैं थोड़ी देर अपना माइंड को डाइवर्ट कर सकूँ, ताकि पुरानी बातों के बारे में ना सोचूँ, जो चीज़ हो गई है, उसके बारे में ना सोचूँ। और उसके लिए मैं अपना ध्यान बटाने के लिए दिन भर द कपिल शर्मा शो देखता रहता था। और जब मैं देख-देख कर बोर हो गया, तो फिर मैंने जियो सिम खरीदी और उसके बाद मैंने संदीप माहेश्वरी सर की वीडियोज़ देखनी शुरू की और उसके बाद मैं बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखने लगा। और उसके बाद एक चैनल आया सीकेन, जिससे मैंने देखकर बुक्स पढ़ना शुरू किया। और मैं बुक्स पढ़ना इसलिए शुरू किया क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी पढ़ाई में कोई लॉस हो। और इस तरह से मेरी पढ़ाई में लॉस हो रहा था क्योंकि मेरा माइंड ऐसा हो चुका था, ना मैं कॉलेज जा पा रहा था, ना ही मेरी कॉलेज की पढ़ाई को समझ पा रहा था। क्योंकि मुझे उस चीज़ में उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं आगे जाकर जॉब नहीं करने वाला हूँ। मैं कुछ बिज़नेस करूँगा या फिर कुछ और ही डिफरेंट करूँगा। बस इतना चाहता था कि अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लूँ, जो कि मैं नहीं कर पाया। पर उस वक़्त मैं बुक्स पढ़ने लगा अपने माइंड को चेंज करने के लिए, और इस सोच के साथ कि ये बुक्स मुझे कभी न कभी कुछ बना ही देंगी। तो जब मैं सीकेन की वीडियोज़ देखा करता था, तो एक के बाद एक बुक्स खरीदता था और पढ़ता था और सोचता था कि मेरा भी उन्हीं के जैसा एक चैनल होगा, जिसमें मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और मुझे वीडियोज़ के थ्रू पैसे मिलेंगे। और वहीं से मेरा सपना शुरू हुआ था कि मुझे यूट्यूबर बनना है। अब फिर जब उन चीज़ों में से मैं थोड़ा-थोड़ा निकलने लगा और इस चीज़ को ध्यान देने लगा कि अब मुझे उन बातों से निकल कर आगे बढ़ना चाहिए मेरी लाइफ़ में, और उसके बाद 2017 में एग्ज़ाम्स होने थे हमारे बीकॉम पार्ट 1 के, यानी ग्रेजुएशन के फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होने थे। अगस्त का महीना था 2017 साल। 2 एग्ज़ाम हुए थे मेरे, अकाउंट्स और ऑडिटिंग के। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम था, उसके बीच में ही फ्रेंडशिप डे था। तो उस दिन मैं फ्रेंडशिप डे वाले दिन फ्रेंड्स के साथ घूमने गया था और उस दिन मुझे पता नहीं कहाँ पर डेंगू मच्छर ने काट लिया। अब उसकी वजह से मुझे फ़ीवर हो गया, पूरा मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था और बहुत ज़्यादा सीरियस था। और उस वक़्त लगा था कि मैं भी अब शायद ना बचूँ। फिर भी डॉक्टर्स की हेल्प से मैं ठीक हो गया, और उसके बाद जब मैं ठीक होकर घर आया, तो मुझे 3 मंथ्स का कंप्लीट बेड रेस्ट मिला था, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी डेंगू की वजह से, और शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा था मुझे। यानी मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता था, साल तक भूल जाता था, महीना भूल जाता था, दिन भी भूल जाता था, कुछ भी याद नहीं रहता था अच्छे से। फिर भी मुझे जैसे भी टाइम मिलता था, मैं उस वक़्त बुक्स को पढ़ा करता था, क्योंकि ये पता था कि ये बुक्स ही मुझे कभी न कभी कुछ न कुछ बना देंगी। क्योंकि मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहता था, मैं उसी चीज़ से हमेशा आगे बढ़ता गया। और मेरे पापा टाटा स्टील के एम्प्लॉयी, उनके रिटायरमेंट के बाद मुझे टाटा स्टील में जॉब मिलने वाली थी, तो ऐसा सब चाहते थे कि मेरी जॉब टाटा स्टील में हो, पर मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे सपने डिफरेंट थे और मैं हमेशा से अपना डिसीजन खुद लेना पसंद करता हूँ। और ना ही मैं पापा के पैसे लेकर बिज़नेस करना चाहता था, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्कूल के बारे में बताया, जिस तरह का मेरा बिहेवियर था कि मैं जानबूझकर एक बार में फ़ेल हो गया, एक बार में बिना सोचे मैंने कॉलेज छोड़कर आ गया। तो उस तरह से अगर मैं अपने पापा के पैसे लेकर बिज़नेस भी करता, तो किसी न किसी तरीके से वो डूब जाते, जो कि मैं नहीं डुबाना चाहता था। और मैं जॉब में भी इसीलिए नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो मेरे इंटरेस्ट की जॉब नहीं थी, और जिसमें मैं 100% नहीं दे पाऊँगा अपना, उसे मैं करना ही पसंद नहीं करता। और अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा, तो उनके लिए ही गलत होगा कि मैं उनका एम्प्लॉयी होकर उनके लिए काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का डिसीज़न मैंने तभी ले लिया था कि मैं कभी भी टाटा स्टील में जॉब नहीं करूँगा, और ना ही पापा से लेकर पैसे अपना बिज़नेस करूँगा कोई। जो करूँगा अपने दम पर करूँगा, भले ही कम ही क्यों ना हो, लेकिन करूँगा अपने दम पर ही। और उसी तरीके से मैं बुक्स को पढ़ने लगा। और जब एग्ज़ाम्स की बारी आनी थी नेक्स्ट, तो उस वक़्त मुझे डेंगू के बाद जब मैं स्कूल में गया था अपने कॉलेज में, तो वहाँ पर मैंने पूछा था, तो उस वक़्त हमारा सेमेस्टर सिस्टम हो गया था। पहले साल के 1 एग्ज़ाम होते थे, उसके बाद साल के 6 होने लगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर करके। तो उसके बाद मैंने वो सेमेस्टर फॉर्म नहीं भरा, तो मुझे उसके बाद यानी 2018 में वापस से एग्ज़ाम देने नहीं मिला। तो मैंने गुस्सा होकर पढ़ाई ही छोड़ दी। और अगर मैं पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखता, तो 2020 में लॉकडाउन वैसे ही था, तो लॉकडाउन आता तो मेरी पढ़ाई ऑलरेडी फिर जा चल जाती। और इसी बीच मेरी फैमिली ने भी बहुत कोशिश की कि मुझे किसी तरह से टाटा स्टील में जॉब दिला दी जाए या कहीं और जॉब दिला दी जाए। मैंने कभी कहीं भी जॉब नहीं की। और फिर 2019 में जब मुझे लगा कि मैं अब डिप्रेशन से काफ़ी निकल चुका हूँ, और उसके बाद मैंने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक को पढ़ना शुरू किया था, और 2020 में मेरी जॉब लग गई थी। क्योंकि डिप्रेशन के साथ मुझे सोशल एंग्जायटी भी हुई थी, और वो मुझे कम लगने लगी थी अब। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जॉब करता हूँ, और उस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा शर्माने वाला लड़का हुआ करता था, और कहीं भी बहुत कम ही आता-जाता था, किसी से भी बहुत कम ही मिलता था। बस मेरे 2 दोस्त हुए करते थे, उनके अलावा मैं किसी से भी नहीं मिलता था। तो 2020 में मेरी नई ऑफ़िस में जॉब लगी, जो कि मैंने अपनी इच्छा से जॉइन की थी। वो कॉल सेंटर में जॉब थी। तो वहाँ पे एक टीचर थी, जो कि मेरी टीएल भी बनी, और उन जो मेरी टीचर टीएल थी, उनकी छोटी बहन भी मेरे साथ ट्रेनिंग में थी ऑफ़िस में, और उसकी भी जॉब लगनी थी, उसी के लिए वो भी ट्रेनिंग में थी। तो मैं जब भी उन दोनों को देखता था, तो वो जो टीचर थी, जो टीएल थी, वो उनकी बड़ी बहन थी। तो वो उसे बड़ा प्यार करती थी, तो मैं उसे देखता था, तो मुझे मेरी बड़ी बहन की याद आती थी। और जब मुझे उन्हीं की टीम में बाद में डाल दिया गया, तो वही मेरी टीएल बनी।
और उनके बाद मुझे ऐसा लगता था कि एक बहन मेरी भगवान ने ले ली, पर मुझे दूसरी बहन दे दी, क्योंकि वो भी मुझे अपने भाई की तरह ही मानती थी और उतना ही प्यार करती थी। और उनकी नई-नई शादी हुई थी और उनका बेबी भी होने वाला था। और फिर सितंबर मंथ में जब उनका बेबी हुआ, तो उनके बेबी के होने के बाद मेरी टीएल की डेथ हो गई। तो वो चीज़ मेरे लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट की थी। यानी मुझे अंदर से अब समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है मेरी लाइफ़ में। यानी एक बार मेरी अपनी बहन गई, दूसरी बार जिन्हें मैं अपनी बहन की तरह मानता था वो भी गई। और उस वक़्त मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पूरी तरह से विश्वास उठ गया था। और फिर अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस आने लगी थी और उस वक़्त मैंने ऑफ़िस भी अपनी छोड़ दी थी, यानी अपना काम छोड़ चुका था मैं। और घर में था, लॉकडाउन था, तो इन चीज़ों को सोचकर मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था, बहुत दुखी हुआ करता था कि मैं अब क्या करूँ? कैसे अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ूँ? इतना ज़्यादा मेरे माइंड में स्ट्रेस बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो फिर मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से फ़ॉलो करना सीखो। तो उसके बाद मैंने फिर से सीक्रेट बुक को पढ़ना शुरू किया, तो कुछ दिन अच्छा रहा मेरा माइंडसेट। उसके बाद फिर वाइब्रेशन हाई, वाइब्रेशन लो, वाइब्रेशन हाई, वाइब्रेशन लो, इस तरह का सिस्टम रहता था। तो उसके बाद जब अब्राहम आई मेरे लाइफ़ में, मेरे बर्थडे पर मेरी बहन ने वो गिफ्ट की थी मुझे वो बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन। और उस बुक को पढ़ने के बाद मैंने अपनी मेरी लाइफ़ को चेंज किया और वहीं से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से समझ में आने लगा। और ये बातें समझ में आने लगी कि क्यों इतनी सारी चीज़ें मेरी लाइफ़ में मुझे समझ नहीं आई। क्या अब्राहम मतलब डेथ के बारे में क्या कहती, कोई इंसान फिज़िकल वर्ल्ड को छोड़कर जाता है, उनके बारे में क्या कहती हैं। अब्राहम की टीचिंग से मैं इस बात को समझ पाया कि जिस फिज़िकल वर्ल्ड को हम में से कोई छोड़कर जाता है, यानी जिसे डेथ कहा जाता है, तो ये एक नई शुरुआत होती है। यानी हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में हम इसे डेथ कहते हैं, पर नॉन फिज़िकल वर्ल्ड में लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये लाइफ़ की रेज़िस्टेंस को हमेशा टोटली ख़त्म कर देता है। क्योंकि जितनी भी रेज़िस्टेंस, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, वो आपके ज़िंदा होने पर ही होती है। जब आप ज़िंदा नहीं होते हो, तो आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। आप नॉन फिज़िकल होते हो। ये हमें लगता है कि वो इंसान जो हमें छोड़कर चल गया है, हमें उसकी याद आती है, लेकिन वो इंसान अपने एक नए अंतराल में जा चुका होता है, जहाँ पर वो खुश होता है अपने लोगों के साथ। और अब्राहम से मुझे ये भी पता चला कि आपको हमेशा अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना चाहिए और अपनी डिसीज़न आपके लाइफ़ के आपको खुद लेने चाहिए, क्योंकि आपका इनर बीइंग आपको हमेशा गाइड करता है। चाहे आपकी लाइफ़ की सिचुएशन कितनी ही बुरी क्यों ना हो, आप किसी दूसरे पर्सन से कभी भी सलाह मत लीजिए। अगर आप सलाह भी लेते हैं, तो उस बात को गौर कीजिए, लेकिन डिसीज़न हमेशा आप अपनी लाइफ़ का खुद ही लीजिए। क्योंकि आप जो भी डिसीज़न लोगे और वो दुनिया को जितना भी गलत क्यों ना लगता हो, वही गलत डिसीज़न आपको आपके लाइफ़ के सही रास्ते पर लेकर जाएगा। जैसा मैंने स्कूल में अगर ये नहीं सोचा होता कि मैं फ़ेल होऊँगा, तो मैं फ़ेल नहीं होता, तो मैं स्मृति मैम की क्लास में नहीं जाता। स्मृति मैम की क्लास में नहीं जाता, तो ना मेरा एंगर इश्यूज़ खत्म होता, ना ही मेरी पढ़ाई अच्छी होती। और उसके बाद जब मेरा 11-12 में ये रेज़िस्टेंस आया था और पढ़ाई छूट गई थी मेरी, तो उस वक़्त मेरे माइंड में ये गोल नहीं रहता कि मुझे मेरी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो मैं अपने आप को बचाने के लिए, अपनी हेल्प करने के लिए कभी भी बुक्स नहीं पढ़ता। बुक्स भी मैंने इसीलिए पढ़ी थी क्योंकि मुझे अपनी टीचर को प्राउड फ़ील कराना था, मुझे खुद को प्राउड फ़ील कराना था और मेरी फ़ैमिली को प्राउड फ़ील कराना था। और उन बुक्स को पढ़ने के बाद आज मैं यहाँ पर हूँ। जैसा मैंने अपनी लाइफ़ में चाहा था कि मुझे यूट्यूबर बनना ही है, तो मैं वो यूट्यूबर बना भी। और जैसा मैंने चाहा था कि मुझे पापा वाली जॉब नहीं करनी, पापा से पैसे लेकर बिज़नेस नहीं करना, तो वो सभी चीज़ें मेरी लाइफ़ में पूरी हुई। आज अपनी लाइफ़ में मैं फ्रीडम के साथ खुशी-खुशी हर वो चीज़ कर रहा हूँ जो मैं मेरी लाइफ़ में चाहता हूँ करना। और नॉलेज भी मेरे पास अभी पहले से बहुत ज़्यादा है और इतनी अलाइनमेंट में हूँ कि आज मैं जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि इतना बिलीफ मुझे अब्राहम दे चुकी है और अब्राहम इन टाइप के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है जो कभी किसी की नहीं सुनते हैं। अब एक बार अब्राहम का एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अब्राहम के शो में कोई आए थे पेरेंट्स और वो अपने बच्चे के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें बता रहे थे अब्राहम को कि मेरा बच्चा इस तरह करता है, वो बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा पढ़ाई नहीं करता, उसका जो मन करता वही करता है। तो अब्राहम इस बात से बड़ी खुश हुई थी। तो उन्होंने उनके पेरेंट्स से कहा था कि आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस वक़्त हम आपके आपके साथ नहीं, आपके बेटे के साथ हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी इंसान ऐसे ही बनें कि आप किसी की ना सुनें, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करें। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर इनर बीइंग होता है, जो उन्हें गाइड करता है और वो उन्हें कभी भी गलत गाइड नहीं करता। अगर वो किसी भी सिचुएशन में जाए, कितनी भी गलत उन्हें क्यों ना लगे, अगर वो अपने अंदर की सुनेंगे, अंतरात्मा की सुनेंगे, तो वो उसे हमेशा एक सही दिशा में लेकर जाएगी। और इसका एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़े-बड़े डिसीज़न लिए जो दुनिया को लगे थे गलत है, लेकिन मैंने उन्हें सही करके दिखाया। इसीलिए काफ़ी पेरेंट्स जब मुझे कहते हैं कि बच्चों पर कोई वीडियो बनाओ, तो मैं इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि बच्चों को ये चीज़ें सिखानी नहीं पड़ती। ये हमारे साथ बचपन से आती है। यानी जब हम जन्म लेते हैं धरती पर, तो हमारे अंदर हर वो काबिलियत होती है कि हमें हर वो चीज़ मिले जो हमारी लाइफ़ में हमें चाहिए। हमारी बचपन में हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है। उसी तरह जब हम बड़े होते हैं,
तो भी हमारी ज़रूरतों का यूनिवर्स पूरी तरह से ध्यान रखता है। हमारे ईश्वर पूरी तरह से उसका ध्यान रखते हैं। पर हम डर से, एंग्ज़ायटी से, फ़ियर से और एंगर से, डिप्रेशन से, इस तरह के इमोशन से जो भी हमें बुरा फ़ील कराते हैं, इससे हम रेज़िस्टेंस क्रिएट करते हैं और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में आने से रोकते हैं। तो बस हमें यही करना है कि हम इन चीज़ों को क्लियर करें और ये हमारी लाइफ़ में रेज़िस्टेंस ना बने, जिसकी वजह से हम जो भी हमारी लाइफ़ में चाहते हैं वो ईज़िली आता रहे। इसीलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप कभी भी मैनिफेस्टेशन पर फ़ोकस मत कीजिए। मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा आप अपने अलाइनमेंट पर फ़ोकस कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी अलाइनमेंट में होंगे, तो आपके पास एक के बाद एक अच्छी चीज़ें आराम से खुद आती जाएँगी। आपको कुछ माँगना भी नहीं पड़ेगा और यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देता जाएगा। और अगर आप देखो तो डिप्रेशन ने मुझे कितने सालों तक परेशान किया है, क्या-क्या नहीं हुआ मेरे और मेरी फैमिली के साथ, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हर जगह से मैंने खुद को उठते हुए आगे बढ़ाया। और उस वक़्त तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं पता था, फिर भी मैं अब्राहम के ही स्टेप्स को फ़ॉलो कर रहा था। जैसा अब्राहम कहती है कि हमेशा एक स्टेप फ़ील बेटर करने की कोशिश कीजिए। तो जब वो सब चीज़ें मेरी लाइफ़ में हुई थी, तो मैं कपिल शर्मा शो देखता था, ताकि मेरा माइंड डिप्रेशन की तरफ ना जाए, उल्टा मैं थोड़ा-सा खुशी महसूस करूँ। और जब मैं उसमें से बोर हो गया, तो मैं जियो सिम ले आया कि मैं नेट में कुछ देखता रहूँगा, तो मैं बोर नहीं होऊँगा। यानी इस तरह से मैं अपने आप को एक-एक स्टेप बेहतर बनाते गया, फिर बुक्स पढ़ने लगा, बुक्स से और बेहतर होते गया, फिर लास्ट में अब्राहम आई मेरी लाइफ़ में, अब्राहम से और बेहतर होता गया और अब मैं आपके सामने आज बोल रहा हूँ। इसीलिए आप भी अपनी लाइफ़ में इतने डेयरिंग इंसान बनो कि अपनी लाइफ़ का हर एक डिसीज़न आप खुद ले पाओ। अगर आप इतनी हिम्मत रखोगे खुद का डिसीज़न लेने की, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा हर उस सिचुएशन में, जहाँ पर कोई भी आपके साथ ना हो, लेकिन यूनिवर्स हमेशा आपके साथ रहेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अब इसमें से आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।